नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 के इस लेक्चर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के मिशन 2022 के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैथ्स के उन सभी प्रश्नों को, उन सभी अध्यायों से, सभी चैप्टर से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को जो कि वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे रिलेटेड उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी 2022 के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 2022 के ब्लूप्रिंट की, जिसके आधार पर प्रश्नों को निश्चित किया गया है, जिनके आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं अंक विभाजन की। तो यहाँ अंक विभाजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक अंक अर्थात यहाँ पर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नों की संख्या है उन प्रश्नों की संख्या है 3। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 अंक के प्रश्नों की संख्या जो है वह है 1। तो हमें यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न के आधार पर हमें परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए हम बात कर लेते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर हमें स्क्रीन पर 9 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है हमारा, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है वह है 140। यहाँ पर संख्या 140 है जिसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम चूंकि जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं और इसको इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसमें हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से भाग देते हैं, 2 सत्ते 14 और 0 70 बार जाता है। फिर से हम 2 से भाग दे सकते हैं इसमें, तो आता है 35, 35 दूनी 70। अब हम यदि यहाँ पर देखें कि जो छोटी संख्या अभाज्य संख्या थी 2, उससे भाग नहीं जाएगा, हम 3 से भाग देते हैं, 3 से भी भाग नहीं जाएगा। उसके बाद आती है अभाज्य संख्या 5, तो 5 से यदि हम भाग दें तो 7 बार जाता है। और फिर हम देखें कि 7 एक अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 7 से ही भाग जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संख्या जो 140 थी उसके जो अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं वह होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो है वह 2 बार है, इसलिए 2 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 एक बार है सिर्फ, इसलिए 5 के ऊपर 1 की घात और 7 के ऊपर 1 की घात हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम 140 जो दी गई संख्या थी उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न था हमारा कि संख्या 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो संख्याएं दी गई हैं वह लिखते हैं, दी गई संख्या हमारे यहाँ पर है 8, 9 और 25 और इनके हम एलसीएम को अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंडों को यदि हम देखें कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या फिर हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं 8 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4
फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो इस तरीके से हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 मिलते हैं। इसको हम 2 के ऊपर 3 की घात भी लिख सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई है 9। हम जानते हैं कि 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9। चाहे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 9 संख्या जो है उसमें हम 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 में फिर से भाग देंगे तो 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमें 3 गुणित 3 जो है 9 के अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं। इसको हम 3 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 जो है 2 बार आया हुआ है। इसी तरीके से यदि हम संख्या की बात करें 25, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तथा 25 जो संख्या होगी इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो हम जानते हैं 5 25 होता है 5 का गुणा 5 में, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 25 में यदि हम 5 से भाग दें तो 5 बार जाएगा और 5 में फिर से हम 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इस तरीके से हमें 5 गुणा 5 और 5 2 बार आया हुआ है, इसलिए हम 5 के ऊपर 2 की घात लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एलसीएम की कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम जो है ज्ञात करना था हमें 8, 9 और 25 का। तो इस तरीके से हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम की परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि एलसीएम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है वह हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि 2 जो है यहाँ पर सबसे बड़ी 2 की घात क्या है 3 है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है 2 और इन संख्याओं में 2 नहीं है, इसलिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2 के ऊपर 3 है। इसी तरीके से यदि हम 3 को देखें तो यहाँ पर 8 के अभाज्य गुणनखंड में और 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं है, इसलिए 3 की सबसे बड़ी घात भी 2 है। और यहाँ पर 5 की यदि हम बात करें तो 5 की भी सबसे बड़ी घात 2 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एलसीएम जो 8, 9, 25 का होगा वह घात के रूप में 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर 2 की घात गुणित 5 के ऊपर 2 की घात होगा, या फिर इसको हम हल कर सकते हैं तो 2 के ऊपर 3 की घात 8 होता है, 3 के ऊपर 2 की घात 9 होता है और 5 के ऊपर 2 की घात 25 होता है। और हम जानते हैं कि 25 का यदि हम 8 से गुणा करते हैं तो 25 8 मिलता है हमें 200, और 200 का यदि हम 9 से गुणा कर दें तो 9 दूनी 18 और 2 शून्य तो 1800। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 8, 9, 25 है इसका जो एलसीएम होता है वो हमारा 1800 होता है, 1800 होता है। तो इस प्रकार का यह प्रश्न पिछली वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हम कह सकते हैं इस लेक्चर का कि संख्याओं 6, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हमें दोनों यहाँ पर ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2 अंक में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई संख्याएं की यदि हम बात करें, दी गई संख्याएं हमारे पास है यहाँ पर 6 और 120। यहाँ पर दी गई संख्याएं 6 और हमारे पास 20 है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि की बात की गई है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड संख्या 6 की। तो हम चूंकि जानते हैं 6 जो होता है 2 की टेबल में सबसे अभाज्य गुणनखंड 6 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 की टेबल में 3 बार गुणा करने पर हमें 6 मिलता है, 2 तिया 6। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर 1 की घात गुणित 3 के ऊपर 1 की घात। साथ ही यदि हम बात करें संख्या 20 की, तो 20 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड की यदि हम बात करें तो 20 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, 2 10 बार जाएगा, 2 धाम के 20 होता है, 2 से फिर जाएगा, 2 पंचे 10 होता है, 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पर निकल के आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। और यदि हम इसको घात के रूप में लिखें तो यहाँ पर 2 जो है सिर्फ 2 बार आया हुआ है, तो 2 के ऊपर 2 की घात, और 5 जो है केवल 1 बार आया हुआ है, इसलिए 5 के ऊपर 1 की घात लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एचसीएफ
6 और 20 का। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, जो संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं, उन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है, उन संख्याओं पर जो छोटी घात होती है उभयनिष्ठ, लेकिन जो संख्याएं उभयनिष्ठ हैं उनकी सबसे छोटी जो घातें होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वह होता है हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि यहाँ 2 और यहाँ 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, और यहाँ पर 2 जो उभयनिष्ठ संख्या है इसकी छोटी घात जो है 1 है, इसलिए एचसीएफ जो होगा इसका 2 के ऊपर 1 की घात होगा। साथ ही और यदि हम संख्याएं देखें तो और यहाँ पर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 के ऊपर 1 की घात या 2 होगा। साथ ही हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम जो होगा 6 और 20 का। एलसीएम क्या होता है हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। एलसीएम क्या होता है, प्रत्येक संख्याएं जो है हमारी संख्याओं की प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है वह हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ 6 और 20 में यदि हम देखें कि सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 यहाँ पर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के ऊपर 2 की घात, तो 2 के ऊपर 2 की घात लेंगे। साथ में ही प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात लेना है, तो यहाँ 3 के ऊपर 1 की घात है, यहाँ नहीं है तो 3 के ऊपर 1 की घात आएगी। और साथ ही यहाँ पर 5 के ऊपर 1 की घात है, यहाँ पर 5 के ऊपर 1 की घात नहीं है 6 में, इसलिए 5 के ऊपर 1 की घात आ जाएगी। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 4 तिरी 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है 60। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याएं जो हमारी 6 और 20 थी उनका एचसीएफ हमें निकल के आता है 2, और साथ ही एलसीएम हमारा निकल के आता है 60। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे लिए दिया गया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम संख्याएं देखते हैं 6, 72 और 120। तो यहाँ पर लिखते हैं दी गई संख्याएं दी गई संख्याएं 6, 72 और 120। तो यहाँ पर पुनः हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 के यदि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम देख चुके हैं 2 गुणा 3 इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। इसको यदि घात के रूप में लिखें 2 के ऊपर 1 की घात और 3 के ऊपर 1 की घात लिख सकते हैं। साथ ही यदि हम बात करें 72 की, तो 72 के अभाज्य गुणनखंडों को हम निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम 72 की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छौ 12, 36 दूनी 72 होता है। 2 से फिर से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36 भी होता है। 2 से फिर से भाग चला जाएगा, 2 नाम 18, लेकिन अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमें यहाँ 72 के जो अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं वह मिलते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 जो है वह 3 बार आया हुआ है, इसलिए 2 के ऊपर 3 की घात लगा देंगे, और साथ ही यहाँ पर 3 जो है वह 2 बार आया हुआ है, इसलिए 3 के ऊपर 2 की घात हम लगा देते हैं। और बात करते हैं 120 की। तो 120 जो संख्या है इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर 120 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं, तो 120 में हम पुनः 2 से भाग देते हैं, हमारे पास 60 मिलता है। फिर हम 2 से भाग देते हैं, 2 30 मिलता है। 2 से फिर भाग देते हैं, हमें मिलता है 15, और हम जानते हैं 15 में अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 5 15, और 5 में हम सिर्फ 5 का ही भाग दे पाएंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 120 के हमें अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
5। यदि हम इनको घातों के रूप में लिखें तो यहाँ पर 2 जो है वह पुनः से यहाँ पर 3 बार आया हुआ है, तो 2 के ऊपर 3 की घात आ जाएगी। साथ में ही 3 जो है सिर्फ एक बार आया हुआ है, 3 के ऊपर 1 की घात, और 5 भी एक बार आया हुआ है, तो 5 के ऊपर 1 की घात यहाँ पर आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न में इसमें पूछा गया था कि इन संख्याओं का एचसीएफ हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ ज्ञात करना है 6, 72 और 120 का। तो हम यहाँ देखते हैं कि एचसीएफ जो होता है संख्याओं की जो अभाज्य गुणनखंड निकली हैं उनमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का जो गुणनफल होता है, सबसे छोटी घातों की जो संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वह हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तीनों में 2 उभयनिष्ठ है और इसमें सबसे छोटी घात जो है 2 की वह है 1, तो इसलिए इसमें एचसीएफ आएगा 2 के ऊपर 1 की घात। और साथ में हम देखते हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 भी तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है और इसकी सबसे छोटी घात जो है 3 के ऊपर 1 की घात है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके साथ गुणनफल के रूप में 3 के ऊपर 1 की घात आएगी। और यदि हम संख्याओं को देखें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो इस तरीके से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 के ऊपर 1 की घात 2 होता है, 3 के ऊपर 1 की घात 3 होता है, तो आंसर मिलता है 3 दूनी 6। तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि दी गई तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हमारा 6 होगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पुनः लिखते हैं कि दी गई हमारे पास संख्याएं क्या हैं, दी गई संख्याएं हमारे पास है 8, 9 और 25। और 25। तो जैसा कि हम यह प्रश्न पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था 8, 9, 25 का, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं प्रश्न को कि 8, 9, 25 का हम एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं प्रश्न में। तो यहीं पर हम इस प्रश्न में देख लेते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। यहां पर हम देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। तो यहां पर हम एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। एचसीएफ ऑफ 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एचसीएफ मतलब तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि 2 के ऊपर 3 की घात है, यहाँ 3 के ऊपर 2 की घात है, 5 के ऊपर 2 की घात है, यहाँ पर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तब इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह हमारा 1 होगा। इसलिए हम कहेंगे इन तीनों संख्याएं 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ होगा वह हमारा कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह एचसीएफ 8, 9, 25 का वो कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है।
जब संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होता तब उनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, हम जल्दी जल्दी से इन प्रश्नों को हल करते हैं कि संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संख्या है 12। यदि हम 12 संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं तो मिलता है हमें 6, 6 में 2 से फिर भाग चला जाएगा, मिलेगा हमें 3 और 3 में सिर्फ 3 से ही भाग जाता है तो हमें मिलता है 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 दूनी 4 और 4 तेरी 12। और यहाँ पर हम देखें कि जो संख्या 2 है वह सिर्फ 2 बार ही आई हुई है, तो यहाँ पर हम इसको 2 के ऊपर 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही संख्या 3 जो है सिर्फ 1 है, इसलिए 3 के ऊपर 1 की घात लगेगी। और साथ ही में ही यहाँ पर दी गई है संख्या 15। तो 15 के यदि अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो 2 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देते हैं और 3 का भाग देने पर मिलता है हमें 5, 3 5 15। और इसको घात के रूप में यदि हम लिखते हैं तो लिखते हैं कि 3 एक बार है और 5 भी हमारे पास एक बार है और उसके हम घात लगा देते हैं। साथ ही हम कहते हैं तथा हमें यहाँ पर संख्या दी गई है 21। 21 के यदि हम अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा, हम 3 से भाग देते हैं तो 30 7 21 और 7 बार जाता है। और 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं 3 गुणा 7। इसको हम घात के रूप में 3 के ऊपर 1 की घात और 7 के ऊपर 1 की घात लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न के आधार पर कि यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं एचसीएफ 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ जो होगा 12, 15 और 21 का वह एचसीएफ होता है जो इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है। और उभयनिष्ठ जो संख्याएं होती हैं उनकी हम लेते हैं छोटी घात। यहाँ पर हम देखते हैं उभयनिष्ठ क्या है, 2 को यदि हम देखें तो 2 उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं 3, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है। और इसकी घात को हम देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका एचसीएफ जो मिलेगा वो 3 के ऊपर 1 की घात मिलेगा। साथ में और देखते हैं क्या कोई कॉमन है, तो यहाँ पर हम देखें कि और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह हमारा 3 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो यहाँ प्रश्न है कि एचसीएफ हमें यहाँ पे दिया है एचसीएफ दिया है 306 और 657 का दिया है 9 और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एलसीएम 306 और 657, हमें इसको ज्ञात करना है। तो चूंकि हम यहाँ पर इसका एलसीएम को हम एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एक सूत्र को याद रख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह सकते हैं कि यदि हमारे पास 2 संख्याएं a और v हैं, यदि a और v हमारे पास 2 संख्याएं हैं, यदि हमारे पास 2 संख्याएं a और v हैं, तब हम कहते हैं कि इन दोनों संख्याओं के जो एलसीएम जो होगा इन दोनों संख्याओं का और साथ में इनका जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का यदि हम गुणनफल करते हैं, यदि a और v संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही हमें प्राप्त होता है। तो हमें इस संबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। यदि हम इस प्रश्न को इस संबंध के द्वारा हल करें तो हमें कुछ ऐसा मिलता है कि एलसीएम हमें AB का अर्थात दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एलसीएम ही लिख देते हैं
AB मतलब 306 और 657। ठीक है, साथ में HCF यदि हम AB अर्थात इन दोनों संख्याओं का कहें तो हमें 9 दिया है, बराबर संख्याएं A और V, यहाँ पर संख्याएं हमारे पास A और V क्या है 306 गुणा 657, ये वाली। इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, हमें LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा 306 और 657 है इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो संख्या 9 थी यहाँ पर गुणा में है, यदि हम इसका पक्षांतर करते हैं तो वह संख्या आती है भाग में। अब हम क्या करते हैं, इस 9 को काटते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 कट गया, 3 बचेगा और 9 चौको 36। तो यहाँ पे मिलता है हमें 34 गुणा 657, और इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणनफल कर लेते हैं। और इसका हम गुणनफल करने पर हमें मिलता है 22, 33, 8। और हमें इस आंसर को याद रखना है, ये आंसर भी बहुत सरल है, 22, 33, 8। हमें इस प्रश्न को भी याद रखना है और इसके आंसर को भी याद रखना है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं संख्याएं जो हमारी हैं 96 हैं तथा हमारे पास क्या है 404। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याएं लिखते हैं और दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं 96 की। तो 96 में हम सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देते हैं। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 दूनी 96 होता है। 2 से भाग फिर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 छौ 12, 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, और इसमें 3 से फिर भाग चला जाएगा, 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमें 96 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो मिलते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर हमें मिलता है गुणा 3। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 जो है यहाँ पर कितने बार आया हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5। 2 यहाँ 5 बार आया हुआ है इसलिए 2 के ऊपर 5 की घात, और 3 यहाँ 1 बार आया हुआ है इसलिए 3 के ऊपर 1 की घात, और साथ में ही यहाँ पर 404 है। इसको यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो निकलते हैं 404 में 2 से भाग देने पर हमें मिलता है 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, और 101 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 101 का ही भाग जाएगा, और 101 एकम 101, और यहाँ पर हम लिखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 101, और इसको हम घात के रूप में लिखते हैं। तो 2 यहाँ 2 बार आया हुआ है, 2 के ऊपर 2 की घात लिखेंगे, और 101 यहाँ 101 जो है यहाँ पर 1 बार है इसलिए उसके ऊपर 1 की घात निकाल देते हैं, 1 की घात उस पर लगा देते हैं। अब बात करते हैं हम इसके HCF की, कि HCF जो होगा, इनका हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF जो होगा 96 और 404 का। तो देखते हैं HCF मतलब इनके जो अभाज्य गुणनखंड निकले हुए हैं, इनमें जो कॉमन है उभयनिष्ठ है, उनकी निम्नतम घातों का गुणनफल जो होता है वह हमारा HCF होता है। यहाँ संख्या 2 जो है वह इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तथा इसकी सबसे छोटी घात जो है वह भी क्या है 2 है। तो यहाँ पर जो इसका HCF होगा वह होगा 2 के ऊपर 2 की घात। साथ में हम देखते हैं क्या और उभयनिष्ठ है कुछ, और कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, इसलिए 2 के ऊपर 2 की घात को हल करने पे हमें मिलता है 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है जो वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जा
चुके हैं और साथ में ही हमने उन प्रश्नों को भी हल किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं प्रश्नों को आधार बनाते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में अन्य प्रश्नों की। तो यहाँ पर हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बहुत अच्छे से प्रश्नों को हल किया है। इन प्रश्नों को आप जरूर हल करें और साथ में ही आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।